अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम के एन आई में आपका मेज़बान इफ्तिखारी भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम मौजूद है रावलपिंडी की जानी मानी मशहूर शख्सियत शादिया रिजवान साहबा के पास। आप किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। रावलपिंडी में ख़वातीन विंग की जो सियासत है वो उसमें अगर आपका नाम ना लिया जाए तो वो अधूरा रह जाती है रावलपिंडी की सियासत। मुस्लिम लीग नून के ऊपर जब बुरा वक्त आया तो शादिया रिजवान साहबा रावलपिंडी में एक वो खातून थी जो सबसे पहले सामने आई। मरियम नवाज़ की रैली के अंदर शाना बेशाना खड़ी हुई। मर्दों की कोई सियासी एक्टिविटी हो या औरतों की, शादिया रिजवान साहबा का नाम सबसे पहले आता है। और रावलपिंडी में शादिया रिजवान साहबा ने मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हनीफ अब्बासी साहब को जिस टाइम रावलपिंडी में 12 बजे सज़ा सुनाई गई तो शादिया रिजवान साहबा उस टाइम भी रात को उस कचहरी की अदालत के अंदर मौजूद थी। मैडम से पूछते हैं, मैडम आप बताएं कि नून लीग के ऊपर इतने कड़े वक्त आए, आप रावलपिंडी में तहसील मेंबर भी रही हैं, उसके बाद आप PP 18 से सदर भी हैं, तो ये बताएं यूथ विंग की भी आप रावलपिंडी से हैं, तो आप ये बताएं कि नून लीग ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, अभी हुकूमत नून लीग की बनी है, तो आप क्या समझती हैं कि जो आप लोगों ने धरने या जो कुछ किया था उसमें भी आप आवाम को डिलीवर कर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले आपके चैनल को अप्रिशिएट करती हूँ। दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और आपने मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात इस तरह की, मेरे कायदीन की बात की और वो क्रूशल टाइम जो हम लोगों ने जो गुजारा है उसकी बात की। मेरे ख़्याल में जब 2013 के इलेक्शन के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब मेरे लीडर का दौरे हुकूमत आया था तो मुल्क तरक्की और खुशहाली की तरफ गामज़न हुआ था। मुल्क में मसाइल जो थे उनकी जो तादाद थी वो कम होना शुरू हुई थी, महंगाई कम होना शुरू हुई थी, हर चीज़ लोगों की हर चीज़ उनकी घरों की दहलीज पे प्रोवाइड होती थी। किसी में कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ मेरे वो लीडर हैं जो मंजे हुए लीडर जिनको कहा जाता है। और उन्होंने हमेशा जब भी पाकिस्तान में दौरे हुकूमत इक़्तिदार संभाला उन्होंने पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामज़न किया। और मुश्किल दौर इस वजह से आया क्योंकि एक ऐसा टोला और ऐसा सरगुना परवान चढ़ने लग गया जो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सका, जो CPAC बर्दाश्त नहीं कर सका, जो मुल्क की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सका, जो मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सका, जो मुल्क में खुशहाली बर्दाश्त नहीं कर सका। और उसने मेरे कायद पर अटैक करना शुरू किया और जिस तरह अटैक करते करते वो एक धरने की सूरत अख्तियार कर गया। और जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने 126 दिन का जब धरना दिया, फिर उसके बाद जो भी हुआ कामा की बुनियाद बनाकर मेरे कायद को इक़्तिदार से निकाला गया। और मेरे कायद ने हमेशा सब्र का जो दामन था वो कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने वही दर्स हमें भी दिया। और उनके जो मुश्किल टाइम था उस टाइम वो ऐसा दौर था, यकीन करें एक औरत होने के नाते मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन मुझे फ़ख्र है अपने रावलपिंडी की कायदीन पे, फ़ख्र है अपने रावलपिंडी की लीडरशिप पे, लेडीज़ विंग पे, जिन्होंने हमेशा मुझ पर एतमाद किया, मुझ पर ट्रस्ट किया, मुझे आगे आने का मौका दिया। और मैंने अपनी लेडीज़ विंग को मजबूत करते हुए मुस्लिम लीग नून को मज़ीद मजबूत करने का अज़म ठान लिया। और ख़वातीन विंग के हवाले से मैं बताती चलूँ, मुश्किल दौर था और जब नैब कोर्ट की, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग्स होती थी तो मैं अपने कायद के शाना पेशाना होती थी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई हेयरिंग मैंने मिस की हो, चाहे वो गर्मी थी, चाहे वो सख्त सर्दी थी। सुबह 6 बजे 7 बजे मैंने कोर्ट के बाहर खड़े होना, अपने कायद को सलाम करना, सारा दिन वहाँ पर उनका इंतज़ार करना, ये बड़ी बात होती है। और फिर यही चीज़, यही मोटिवेशन में अपने लेडीज़ में कन्वर्ट की, अपने जितने वर्कर्स में उनमें कन्वर्ट की। और मुझे बड़ा अच्छा लगा अपने कायद को सपोर्ट करके। मुश्किल वक्त में जब जो कारकुन होता है वो अपने कायद का ढारस बनता है, अपने कायद का सहारा होता है, अपने कायद की स्ट्रेंथ होता है। तो हम लोग छोटे वर्कर थे, हमें खुशी थी कि हमारे कायद के साथ हम लोग शाना बिशाना खड़े हैं। और मुश्किल वक्त में जो साथ खड़ा होता है वही याद रह जाता है। तो उस वक्त टाइम ऐसा मुश्किल था, कहना तो आसान है, लेकिन ये है कि जब वो रैली मरियम नवाज़ साहिबा की, मेरे कायद की जब लाहौर को रवा दवा थी और उस रैली में हमने भरपूर अपनी लेडीज़ विंग के साथ भरपूर पार्टिसिपेशन किया और अपने कायद को बावर कराया कि हम किसी भी किस्म एक कदम उनके पीछे नहीं है और हमेशा उनके साथ खड़े हैं। और हमें दुख हुआ है कि एक लीडर जो काम करने वाला था, जो डिलीवर करने वाला था, जो अवामी मसाइल को हल करने वाला था, जो अवाम की दर्द रखने वाला था, उसको कामा की बुनियाद बना के निकाला गया। और मेरी जो लीडर मरियम नवाज़ साहिबा एक खातून होने के नाते वो इतनी निडर और बहादुर लीडर, यकीन करें उनको ये खिताब बहुत छोटा है उनको देना कि उन्होंने इतना मुश्किल वक्त देते हुए अपने बाप का सहारा बनी, अपनी पार्टी को जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया, अपनी पार्टी को फ्रंट लाइन पर लेके आई। ये मेरे लिए बड़े बाइस फ़ख्र की बात है कि मैं एक औरत हूँ और मेरी जो मेंटोर है वो मेरी मरियम नवाज़ साहिबा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज़ साहिबा चूँकि सियासी घराने से तो उनका ऑलरेडी तल्लक है, पैदा एक बड़े सियासी घराने में हुई थी वो, तो जब मरियम नवाज़ साहिबा सियासत में आई हैं, सियासत में आने के बाद उनको बहुत बड़ी मुश्किलात देखनी पड़ी। जेल
की सूरत में उन्होंने जेलें काटी, उसके बाद उन्होंने धरने दिए, उन्होंने रैलियाँ निकाली, उन्होंने अपने वालिद साहब की तारीख को पाकिस्तान में दोबारा ज़िंदा किया। आप हर तारीख में हर जगह पे उनके साथ शाना बिशाना नज़र आई, हर पहलू पे सामने फ्रंट लाइन पे थी। रावलपिंडी की आपने नुमाइंदगी की। आप क्या समझती हैं कि जिस तरह आपने रावलपिंडी की नुमाइंदगी की, अब रावलपिंडी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की आ चुकी है, तो आप क्या समझती हैं कि जिस तरह आपने धरनों में और बाकी हालात में नुमाइंदगी की, अब आप रावलपिंडी की आवाम के मसाइल का हल कैसे करेंगे? जिस तरह आपने मेरी मरीम नवाज़ साहिबा की बात की है, और उन पे वाकई मुश्किल दौर आया था। और एक दफ़ा याद है, मैं जब वो जेलों में भी जब उनसे मिलने जाती थी तो मेरा जो सब्र था वो उसका पैमाना लबरेज़ हो जाता था, मेरी आंखों में से आंसू निकलना शुरू हो जाते थे। क्योंकि मुझे एक टाइम ऐसा था जब सारे ऐसे बैठे हुए थे तो मरीम नवाज़ साहिबा ये बता रही थी कि मैंने वहाँ जेल में झाड़ू लगाया, मैंने कपड़े अपने खुद धोए, मैंने बर्तन धोए। वो टाइम ऐसा था कि मैं ये सोच के रो पड़ी कि ये वो लीडर है, ये उस बाप की शहज़ादी बेटी है जिसने कभी इस तरह की चीज़ सोची भी नहीं होगी कि ये चीज़ मेरे साथ होगी, लेकिन अपने बाप की खातिर और अपनी माँ को बिस्तर मर्ग पे वहाँ पे छोड़ के पाकिस्तान की आवाम के लिए वहाँ से इधर आए और वहाँ की सख्तियाँ झेलने आए। ये चीज़ छोटी नहीं है। अगर इस चीज़ को बड़ा डीपली सोचा जाए तो एक इंसान जब मुश्किल वक्त होता है तो अपने अपनों के साथ होता है, लेकिन उन्होंने अपनों को तरजीह नहीं दी, उन्होंने अवाम को तरजीह दी। अवाम की खातिर वो पाकिस्तान की अवाम की खातिर पाकिस्तान में आए, और उस टाइम हम लोगों को होना शायद ये बहुत मामूली सी बात है। मैं तो कहती हूँ हमारी जान के नजराने भी हमें हमारे कायदीन को देने पड़े तो वो भी कम हैं। और क्योंकि हम लोग इतनी बेलौस और इतनी बेतहाशा मोहब्बत उनसे रखते हैं, इतने लॉयल अपनी पार्टी के साथ, ये कारकुन ही होता है जो अपनी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। और जिस तरह आपने रावलपिंडी की तंजीम साजी की और रावलपिंडी की मुस्लिम लीग नून के मसाइल की बात की, तो हमेशा से रावलपिंडी के जो मसाइल थे उनको हमेशा से फोकस रखा गया। हमारे कायदीन हमेशा उस पर फोकस रखते थे। और जिस तरह मैं अपने कायदीन की ज़रूर इसमें बात करूँगी, अगर रावलपिंडी के एक हल्का NH60 को आप देखें, जो हनीफ अब्बासी साहब जो मेरे लीडर बब्बर शेर रावलपिंडी के उनके नाम से मंसूब है, अगर आपकी उनकी एक गली देख लें। आपने एक अब्बासी साहब के लिए नाम बब्बर शेर का किया है, तो आपकी पार्टी का इंतखाबी निशान भी शेर है, तो क्या आप पूरी पार्टी पे फोकियत दे दी आपने? मैं बब्बर शेर इसलिए कहना चाहूँगी कि उस इंसान को जो हमारी पार्टी के लॉयल होने का जो समझ सज़ा दी गई, रात के 12 बजे उनको एक सज़ा सुनाई गई, लेकिन उन्होंने बड़े अदब और एहतराम के साथ उस सज़ा को एक्सेप्ट किया। और सज़ा ये थी कि आप छोटी सज़ा नहीं थी, 25 साल कहना बहुत। एक चीज़ आपकी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने एक चीज़ देखा, उनके बाद उनकी बेटी को इंतकामी कार्रवाई का मैं उसी को इंक्लूड कर रही थी कि देखिए उनकी जो पूरी फैमिली ने सफ़र किया, उनकी बेटी को भी इस चीज़ का निशाना बनाया गया। और बड़ी शर्मिंदगी की बात थी कि एक औरत होने के नाते मैं एक औरत को सपोर्ट इसलिए करूँगी कि एक बेटी थी, वो भी उसको सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया कि उसका बाप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे। और मुस्लिम लीग नून के बब्बर शेर इसलिए कहूँगी कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से रावलपिंडी का जो नक्शा था, जो NH60 का जो नक्शा था, वो हनीफ अब्बासी साहब ने बदला है। मैं उस गलियों में जाने से पहले मैं वो जिक्र ज़रा करना चाहूँ कि अगर आप वहाँ की गली का विज़िट कर लें, आपको हनीफ अब्बासी की गली में शक्ल और एक काम नज़र आएगा कि हनीफ अब्बासी साहब ने कैसे डिलीवर किया था और उनको किस तरह इलेक्शन से दूर करने। ज़ाहिर इक़्तिदार एक ऐसी चीज़ है जो इमरान खान साहब को हज़म नहीं थी। इमरान खान साहब को पता चल गया था कि मैंने हार जाना है, इसलिए उन्होंने हनीफ अब्बासी साहब पे ऐसे केस बनाए और उनको नाहक। एक बात है, लई एक्सप्रेस वे का जिक्र किया जाए, शेख साहब ने अपने हालिया बयान में कहा कि मेरी सियासत लई से शुरू थी और लई के अंदर गर्क होती थी। ये क्या उनका बयान था? वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, उनकी सियासत लई से शुरू होती है और लई में गर्क होंगे, वो लई में ही गर्क होंगे। क्योंकि जो इंसान गंदी ज़ुबान और गंदी ज़हनियत रखता हो, जो सियासी सिनेरियो में अगर देखा जाए तो उनकी सियासत कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अट्रैक्ट की जाए, जो हम लोग पॉजिटिव तरीके से देखे जाएँ। क्योंकि जब भी हम TV पे उनके कुछ चीज़ ऐसे देखते हैं या वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इतनी चीप और घटिया कोई ऐसी बात कर जाते हैं जो एक इनके बायस से फैमिली बैठे हुए बड़ी शर्मिंदगी का बायस होती है। तो एक मर्द और एक पॉलिटिशियन होने के नाते कम से कम अपनी ज़ुबान को साफ़ रखिए। जब हमारे लीडर आपके बारे में कुछ ऐसी एलिगेशन लगाएंगे, जब ऐसी कोई बात करेंगे तो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो काइंडली उनको ये मेरा मैसेज है कि अपनी ज़ुबान जो गंदी ज़ुबान है उनको साफ़ रखिए ताकि आपको नाला लई में गर्क न करना पड़े। वैसे भी मैंने हालिया 2-4-5 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने बयानबाजी उनकी आ रही है कि किसी की ज़ातियात को सोशल मीडिया के ऊपर मजरू ना किया जाए। आया कि नून लीग हमेशा सियासत को ज़ातियात से क्यों निकाल के सियासत करती है, ये क्या वजह क्या है? मैं एक बात को यहाँ पे फिर भी आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब मेरे वो लीडर हैं। यकीन करें मैं उनसे इंस्पायर इसलिए हुई थी कि
कि अगर रिस्पेक्ट और इज़्ज़त का एहतराम का जो रिश्ता है ना, मैं कहती हूँ उन पे ख़त्म है। उन जैसी इज़्ज़त कोई नहीं दे सकता, कोई इंसान नहीं दे सकता। उन जैसी इज़्ज़त पार्टी कारकुन को कोई नहीं दे सकता। वो ऐसा लीडर है जो लेडीज़ की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, और वही रिस्पेक्ट उन्होंने आगे अपने सारे कारकुन में, सारे लीडरशिप में कन्वर्ट की है। उन्होंने हमें बदतमीज़ी, बदतहजीबी की सियासत से दूर रखा है। उन्होंने हमें स्पेशली जब भी हम किसी मीटिंग में बैठा होते थे, तो जब भी कोई नेगेटिव बात करता था कोई भी पर्सन, तो उनको यकीन करें वो शट अप कॉल देते थे, चुप कराते थे। कभी भी महफिल में बैठ के ची बात नहीं करनी, कभी किसी के सामने नेगेटिव पॉइंट नहीं उठाना। आप पॉजिटिव सियासत करें, पॉजिटिविटी को लेके चलें, ताकि हम आवाम की खिदमत कर सकें। ये एलिगेशन, ये कीचड़ उछालना, ये सियासत हमें हमारे कायदे नहीं सिखाई। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करें रावलपिंडी की सियासत के ऊपर, चौधरी तनवीर साहब की तरफ जाएँ। चौधरी तनवीर साहब भी सियासी हब हैं, उनके माशाल्लाह दोनों बेटे, एक MPA एक MNA के इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो खुद सेनेटर रह चुके हैं। चौधरी साहब के साथ हालिया एक बहुत बड़ी इंतकामी कार्रवाई की गई, जिसमें उनको कचहरियों के अंदर जलील किया गया, एक मुकदमा बना के। हर दफ़ा जब भी कोई भी हुकूमत आती है, चौधरी तनवीर क्यों इंतकामी कार्रवाई का निशाना? क्योंकि वो मुश्किल और कड़े वक्त में हमेशा अपने पार्टी कायदीन के साथ उन्होंने हमेशा साथ दिया। मुश्किल जब दौरे हुकूमत था मुस्लिम लीग नून पे, आपको याद होगा जब मुशर्रफ दौर था, तो उन्होंने अपने घर के दरवाजे मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के लिए खोले थे। उन्होंने रिस्क लिया था, और वही रिस्क जो होता है उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, और वही चीज़ें आपको आगे उसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। जिस तरह अभी हमारे जो लीडर हैं चौधरी तनवीर साहब, उनको देखने को मिल रहा है, उनको इस खमियाजे में भुगतने डाला जा रहा है। और मुझे दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चौधरी तनवीर साहब रावलपिंडी के पिलर, मेन लीडर हैं। उन्होंने पूरी पार्टी को स्टैंड किया, पूरी पार्टी को लेके आगे आए। जिस तरह उनके दोनों फर्जंद, जिस तरह उन्होंने पार्टी को आगे आके संभाला, जिस तरह हल्कों में जाके वो अवामी खिदमत कर रहे हैं, यकीन कर उनको सलूट पेश करने को दिल करता है। और ऐसे लीडर को इंतकामी कार्रवाइयों को निशाना बनाना बड़ी शर्मिंदगी का बाइस है कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई आपकी ऐसी चीज़ नहीं है जो साबित कर सके। मेरी रावलपिंडी की लीडरशिप से हट के अगर आप पूरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को देखा जाए, तो आप ये देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया, और वो कुछ भी साबित नहीं कर सके। जिसमें राना सनाउल्लाह साहब है, जिसमें साद रफ़ीक साहब हैं, जिसमें बबर शेर हनीफ अब्बासी साहब हैं, और चौधरी तनवीर साहब हैं, जिसका जिक्र मैंने सबसे पहले किया। मतलब ये वो लीडर है जिनको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया और कुछ भी हासिल नहीं कर सके। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हम शादिया रिजवान साहबा से पूछेंगे कि रावलपिंडी के जो बलदियाती इलेक्शन आने वाले हैं, उनके हवाले से इनकी क्या हिकमत अमली, और जो महंगाई का एक तूफान बरपा है उसके ऊपर ये क्या कहते हैं। जैसा कि हमारी गुफ्तगू जो थी वो शादिया रिजवान साहबा से हो रही थी, जिन्होंने अपनी पार्टी के बारे में जो इन्होंने कुर्बानियाँ दी और इन्होंने पार्टी के लिए क्या क्या साथ दिया, पार्टी के क़यादत के साथ कहाँ खड़ी हुई, उसके ऊपर तो बातचीत हो चुकी है। अभी मैडम से हम बात करेंगे कि मुल्क में जो महंगाई का तूफ़ान आ रहा है उसके ऊपर ये क्या कहती हैं। महंगाई की बात आपको उस टाइम याद नहीं आई जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था, और आप हमारी बात ना करें। उस टाइम इस पॉइंट को ज़्यादा उछालना चाहिए था, ज़्यादा उठाना चाहिए था कि अवामी मसाइल बहुत ज़्यादा उस टाइम थे। अब तो शेरों की हुकूमत आ चुकी है, और शेर वो हैं जो साहिब इक़्तिदार हैं और इक़्तिदार संभालना जानते हैं और अवामी मसाइल का हल भी जानते हैं। और जिस तरह अभी मौजूदा महंगाई का जो सिनेरियो है उसको देखा जाए तो यकीन करें 4 साल जो गन था, जो इमरान खान साहब ने जिस हद तक वो गन डाला है, जिस तरह अभी वो कल परसों कह रहे थे कि टमाटर अगर हमारे 220 रुपये ऊपर हो जाते थे तो शोर डल जाता था। तो भाई साहब, आपको अब टमाटर के रेट याद आ गए। उस टाइम आप टमाटर के रेट पे बात नहीं करते थे, उस टाइम आप पेट्रोल के रेट पे बात नहीं करते थे। वो तो कहते थे मैं तो ये सब्जियां और रेटों के लिए तो ज़्यादा। एग्जैक्टली, तो अभी बात ना करें, अभी भी आप वही ज़ुबान बंदी रखिए जो आपने 4 साल ज़ुबान बंदी रखी है। जो अवाम के मसाइल, जो यकीन करें रेडी लगाने वाला जो दिहाड़ी बाज था वो खून के आंसू रोता था, अभी भी देखा जाए तो वो कहते हैं हमने सूखा सांस लिया। हमें यकीन है मियाँ साहब की हुकूमत आ चुकी है, तो हमें पता है शरीफ बरादरान ऐसे बरादरान है जो अवामी मसाइल का हल जानते हैं। और महंगाई की तरह भी बात करें तो ये जो 4 साल का गंद है इसको साफ़ करना इतना आसान नहीं है, इसको साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी जैसे ही शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाया था, आपको वो दिन याद होगा रमज़ान का, कि शहबाज शरीफ साहब ने आते ही रमज़ान पैकेज, आटे का पैकेज दिया था, और आवाम को आलू प्याज वो चीज़ें जो रिलीफ दी थी, चीनी सस्ती दी थी, घी रिलीफ दिया था, ये पैकेज यूटिलिटी स्टोर्स में दिए थे। ये चीज़ को भी आप माने कि आते ही इन्होंने आवाम को रिलीफ रमज़ान पैकेज दिया था। आपकी बात पे मुत्फिक हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन सबसे अच्छी शहबाज शरीफ साहब से बेहतर कोई नहीं जानता। जिस तरह उन्होंने 3 दफ़ा वज़ीर आला के पंजाब को चलाया है, उनसे बेहतर पंजाब को कोई नहीं चला सका। दूसरी तरफ अगर बात की जाए महंगाई, ये तो उनको विरसे में मिली है।
और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी उनके लिए है मुफाहमत के बादशाह की बात की जाए आसिफ अली जरदारी की, आप उनको किस नज़र से देखते हैं? जितने पीडीएम के हमारे मेंबरान हैं, जितने हमारे पीडीएम के लीडरान हैं, उन्होंने बड़ा मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला करते हुए अवामी मसाइल को फोकस किया, अवामी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए एक यकजान हुए, एक मुट्ठी की मानिद हुए और एक मुट्ठी की मानिद होते हुए जब हमने इमरान खान साहब जो उस टाइम दौरे इक़्तिदार उन्हें संभाला हुआ था, वह जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के तौर पर अवाम की कुर्सी जिस तरह बैठे हुए थे और उस कुर्सी से ना उठने का नाम ले रहे थे, सिर्फ उन्हें कुर्सी प्यारी थी, अवाम के मसाइल उन्हें प्यारे नहीं थे। और जिस तरह वो उन्हें बार बार ये बावर कराया गया कि अवाम को रिलीफ दें, अवाम के बारे में सोचें, बिजली सस्ती करें, पेट्रोल सस्ता करें, आटा दालें घी चीनी अद्वियात सस्ती करें, लेकिन वो इंसान सिर्फ कुर्सी की लालच में बैठा रहा। उसने अवामी मसाइल पर बिल्कुल फोकस नहीं किया। अवाम की बात सुना तो दरकिनार वो अवाम की तरफ, जैसे अभी आप कह रहे हैं टमाटर, वो इस चीज़ पर भी नहीं आ रहा था कि मैंने अवाम के मसाइल को किस तरह हल करना है, क्योंकि वो एक्सपर्ट लीडर नहीं था। वो तो कह रहे हैं मैं सीखने के लिए आया था, क्योंकि सीख चुका ना, अवाम का बेड़ा गर्क कर चुका। अवाम का बेड़ा गर्क इसलिए हो चुका, अवाम ने नाक को चने चिपवाए और अवाम ने हाथ जोड़ के इसको उतारा और सुख का सांस लिया। और मेरे ख्याल में वो दिन रमज़ान का था और नवाफिल अदा किए गए। पता नहीं ये कौन सा टोला है, पता नहीं ये कौन से लोग हैं जो उसके धरने में नमूदो नुमाइश के लिए आते हैं, जो रौनक देखने आते हैं, जो नाच गाना देखने आते हैं, जो म्यूज़िक शो सुनने आते हैं। ये जलसा नहीं होता, ये म्यूज़िक शो होता है। पीटीआई वाले कहते हैं अगर हमारे धरने में लड़कियाँ होती हैं तो नून लीग के धरने लॉन्ग मार्च में आंटियाँ होती हैं। ये क्या उनका ये क्या वजह है? ये गलत बात है, ऐसी बात है। मैं आंटी नजर आ रही हूँ आपको? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा। ये बात नहीं। हमारी जितनी भी माशाल्लाह हमारी लेडीज़ लीडर्स हैं, वो हमेशा हम जो सीनियर्स हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। हमारी पार्टी में एक चीज़ प्योरिटी जो बहुत ज़्यादा दी जाती है वो लेडीज़ को दी जाती है। वो जितनी भी सीनियर्स हमारी लेडीज़ हैं वो फ्रंट लाइन पर ज़रूर होती हैं, क्योंकि हम जूनियर्स होते हैं, उनके पीछे होते हैं, उनकी उंगली पकड़ के उनके शाना बशाना खड़े ज़रूर होते हैं, लेकिन कभी भी उनको हिट करके फ्रंट लाइन पर नहीं आते। लेकिन ये बात गलत है कि यंग जनरेशन नहीं आती। पार्टी मुस्लिम लीग नून को अगर आप देखा जाए, अगर हमारी मुस्लिम लीग नून में आप मरियम औरंगज़ेब साहिबा को देखें तो मेरे ख्याल में वो यंग लीडर जिस तरह लीड कर रही हैं ख़वातीन को, हमारा फ़ख्र है। वो अज़मा बुखारी को देख लिया, हमारा फ़ख्र है, वो पंजाब को उन्होंने संभाला। वो तो काफ़ी लेडीज़ ऐसी हैं जो उन्होंने पार्टी को लीड कर रही हैं। ये यंग लेडीज़ हैं। मरियम नवाज़ साहिबा की मिसाल, मरियम नवाज़ साहिबा तो मेरी मेंटोर है, हमारी शहज़ादी हैं, और मेरी जो अगर बेपनाह मोहब्बत अगर किसी से है तो मरियम नवाज़ साहिबा से है। अगर मैं उनसे मिलूँ, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ और रमज़ान शहबाज को किस नज़र से देखते हैं? मैं पहले अपनी लीडर के बारे में बात कर लूँ। 2 अल्फाज, मेरे लीडर हैं वो, लेकिन वो एक खातून होने के नाते मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। उनकी स्माइलिंग फेस, उनकी बात करने का अंदाज़, उनका ड्रेसिंग स्टाइल, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, मेरी आइडियल है। और आप जिस लीडर की बात करिए, नवाज शरीफ साहब, वो लीडर नहीं है, वो हमारे बाप की तरह है। वो हमारे दस्ते शफ़क़त उन्होंने हमारे सरों पर रखा, वो हमारे कारकुनों के लिए हमारे बाप हैं। और उन्होंने हमेशा जितने वर्कर्स थे उनको अप्रिशिएट किया, उनको पॉजिटिव तरीके से उनको आगे लाए, उनको हर जगह मोटिवेट करते हैं। मेरे ख्याल में ये चीज़ जो अवामी मसाइल जितने थे मेरे लीडर से बेहतर कोई हल करना नहीं जानता, तो इसलिए मैं उनसे ज़्यादा इंस्पायर हूँ। और शहबाज शरीफ साहब किस तरह आपने बात की, 3 दफ़ा वो वज़ीर आला का इक़्तिदार उन्होंने संभाला पूरे पंजाब को। बिल्कुल, जिस तरह उन्हें खादमे आला का लक़ब मिला, इस तरह उन्हें खादमे पाकिस्तान का भी लक़ब दिया गया, आपको ये भी पता होगा इंशाअल्लाह। जिस तरह उन्हें खादमे आला अभी उन्होंने खिदमत शुरू की है, अभी आगाज़ है। अब देखिए, जिस इंसान को 3 दफ़ा पूरे पंजाब संभालने का तजुर्बा हासिल हो तो वो पाकिस्तान बड़ा अच्छा चलाना जानता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी संभाल लेंगे। जिस तरह उन्होंने पॉजिटिव दिखाते हुए पूरे ऑल राउंड पूरे पाकिस्तान को उन्होंने विज़िट किए और पाकिस्तान के पूरे ऑल राउंड फोकस करते हुए पाकिस्तान के मसाइल को हल करने का एक अज़म लेके आए हैं। इंशाल्लाह मुझे यकीन, मुझे उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब जिस तरह उन्होंने पंजाब को एक चमका दिया ना, मिनी यूरोप बना दिया, इस तरह पूरा पाकिस्तान यूरोप बनेगा। आप दूसरी तरफ अगर हम आए राना सनाउल्लाह साहब की तरफ, वो हल्की हल्की जो धमकियाँ पीटीआई को हल्की हल्की वो करंट लगाना शुरू उन्होंने किए हुए हैं, क्या समझते हैं? शेख रशीद साहब की बयानबाजी और राना साहब की बयानबाजी, ये बयानबाजी तक रहेगी या मैच भी आ गया है? आप राना सनाउल्लाह साहब की बात करती हैं, जितना बुरा वक्त उस इंसान ने देखा है ना, मेरे ख्याल में किसी ने भी नहीं देखा। जिस तरह उसको एक चीप और 3rd क्लास केस का केस बना के जिस तरह उनको अंदर किया गया, कुछ भी साबित नहीं हो सका। उनकी पूरी फैमिली ने सफ़र किया, उनकी मिसेज़ ने लीड किया, और वो जो खातून उनकी मिसेज़, यकीन करें वो भी हमारे लिए बड़ी बाइस फ़ख्र की बात है कि वो खातून होने के नाते अपने हल्के में निकली, अपनी आवाम में निकली, अपने पाकिस्तान में उनको
उनको डिफेंड करने निकली, ये बड़ी बात होती है। और राना सनाउल्लाह साहब को मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि थोड़ा हल्के हल्के टच ना लगाएं, ज़रा फुली 5 टच लगाएं, क्योंकि शेख रशीद साहब को फुली 5 टच लगाने बनते हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब मंजे हुए सियासतदान हैं और वो ये जवाब उनसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। अच्छा, एक और भी मैं देखूं कि जब आपकी हुकूमत इक़्तिदार में नहीं थी, PTI थी, तो आपने कैंट बोर्ड के जो इलेक्शन है उसमें क्लीन स्वीप किया है। आप क्या समझते हैं आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में क्या हालात होंगे? बड़ी अच्छी बात की अपने कंटोनमेंट को भी जिक्र किया। उस कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन थे उसमें हमारी पिंडी की पूरी लीडरशिप ने पार्टिसिपेट किया। बड़ी अच्छी कैंपेन रही, बड़ा अच्छा हम लोगों ने वहाँ पे जो टर्नओवर था बड़ा अच्छा रहा और उसका रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा मिला। हमारा सर जो था फ़ख्र से बुलंद हुआ। और बल्दियात की जिस तरह आपने बात की, बल्दियात लास्ट भी हमने इंशाल्लाह जिस तरह क्लीन स्वीप किया था। आवाम जो है रावलपिंडी जो मेन पूरा पिंडी है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और मुस्लिम लीग नून के चाहने वाले यहाँ बसते हैं और लाखों की तादाद में बसते हैं। और इंशाल्लाह बल्दियात के इलेक्शन जिस तरह आएंगे तो रावलपिंडी का तो बच्चा तैयार है मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने के लिए। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून की हवा गूंजेगी और आवाज़ चलेगी और इंशाल्लाह शेर को फतह नसीब होगी। तो क्या समझती हैं आप जो रावलपिंडी के अंदर अवामी मसाइल हैं काफ़ी ज़्यादा, पुलिस के इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद आप दफ्तरों के अंदर आप चले जाएँ, पहले तो एक तब्दीली का होता तो कहते हैं यार सख्ती बहुत ज़्यादा होगी या तो काम नहीं होते, लेकिन वो काम डबल रेट पे हो रहे थे। आप क्या समझते हैं कि वो उस चीज़ को भी आप जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है करप्शन को आप नीचे लेके आ जाएंगी? मैं अभी नए CM जो हमारे थे और अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं और आपको पता है जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने दौरे हुकूमत संभाला है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और उसको हल करना इंशाल्लाह एक फ़र्द वाहिद का काम नहीं है, सब ने मिल के करना है उसको। और 4 साल दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब ने जिस तरह रावलपिंडी में भी गन डाला, जिस तरह कि रावलपिंडी की PTI की लीडरशिप ने बिल्कुल अवामी मसाइल को फोकस नहीं किया, अवाम को बिल्कुल साइड पर रखा। और जिस तरह के इशूज़ आप जैसे मुझे बता रहे हैं, पुलिस का इशूज़ है, बाज़ इदारे ऐसे हैं जिस पे करप्शन जारी है और जब करप्शन ऐसी इदारों में जारी होना शुरू हो जाती है तो फिर लम्हा फ़िक्रिया शुरू हो जाता है। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब इस पर प्रॉपर फोकस करेंगे। और अवामी मसाइल को मुस्लिम लीग नून से बेहतर कोई नहीं हल करना जानता। और मुझे अपने रावलपिंडी की लीडरशिप पे फ़ख्र है, हनीफ अब्बासी साहब पे फ़ख्र है, दानियाल चौधरी साहब पे फ़ख्र है, ज़िया शाह साहब पे फ़ख्र है कि इंशाअल्लाह ये रावलपिंडी के मसाइल को मज़ीद बेहतर तौर पे हल करेंगे। जैसे ही हमारा दौर आएगा रावलपिंडी के उनको दौर इक़्तिदार उनको संभाला जाएगा इंशाअल्लाह। उस मसाइल को आप तहसील मेंबर भी रह चुकी हैं, तो तहसील लेवल पे आप लोगों ने क्या अभी तक वर्किंग की है, बल्दियाती इलेक्शन के लिए क्या वर्क किया है और जो महंगाई की शरह है उसके ऊपर आप क्या वर्किंग कर रहे हैं? और आने वाला जो एक जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में मैं एक पॉलिसी का भी ऐलान करूँगा, आया कि वो पॉलिसी नीचे से आप लोग तैयार करके भेजेंगे? बल्दियात मेट्रोपॉलिटन की आपने बात की, मैं सरदार नसीम साहब का जिक्र यहाँ पे ज़रूर करूँगी। सरदार नसीम साहब रावलपिंडी के वो बबर शेर हैं जिन्होंने हमेशा रावलपिंडी के जो मसाइल थे अपने चेयरमैन, मेम्बरान, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स के साथ मिल के हल किए और UC लेवल पे फोकस किया है। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन और उम्मीद है उस टाइम हमें फंडिंग की सूरत में हमें फ़ंड दिया गया और हमने गलियों, लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स, गलियाँ, रोड, इवन के कब्रिस्तान की दीवारों पे हमने वहाँ पे फंडिंग की थी और वहाँ पे ये जो मसाइल इशू थे इसको हल करने की भरपूर कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब का जो दौरे हुकूमत था उससे बर्दाश्त नहीं हो सका कि बल्दियात को प्रॉपर बहाल किया जाए। उसने शब खून मारते हुए हमें एक साइड प्लान पे कर दिया और जिस तरह 2 साल के टाइम पीरियड बाद हमें केसेस लड़े, उसके बाद बल्दियात बहाल हुआ। लेकिन जब वो बहाल हुआ तो टाइम पीरियड इतना शॉर्ट था कि जो फंडिंग हमें दी गई वो हम यूटिलाइज़ नहीं कर सके। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट जब बल्दियात आएगा मुझे उम्मीद और यकीन है सरदार नसीम साहब हमारा एक बेहतरीन इंतखाब है और उनसे बेहतर रावलपिंडी के मसाइल कोई नहीं जानता। क्योंकि रावलपिंडी पे जब मुश्किल वक्त आया था तो सरदार नसीम साहब ने हमेशा अपने कायदीन के साथ खड़े थे, जेलें काटी, उन्होंने सख्तियाँ काटी और पार्टी के साथ नसीसा पिलाई दीवार बन के खड़े रहे। इंशाअल्लाह मुझे यकीन उम्मीद है कि बल्दियात अपकमिंग जो बल्दियात है सरदार नसीम साहब की क़यादत में हम उनके साथ शाना बशाना है और उनको भरपूर सपोर्ट करते हुए UC लेवल पे जितने मसाइल हैं उनको हल करेंगे। इसमें आप ये बताएं कि ख़वातीन के लिए भी कोई मखसूस नशिस्तें होंगी? ऑब्वियसली ख़वातीन विंग के लिए हमेशा लास्ट भी जब बल्दियात था तो 10 सीटें थी ख़वातीन की मखसूस, जिसमें 10 की 10 मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई। तो इंशाअल्लाह जब इस दफ़ा बल्दियात होगा तो मुस्लिम लीग नून की बबर शेरनियाँ फ्रंट लाइन पे हैं और हमें यकीन है कि लेडीज़ को तो किसी हाल में भी साइड लाइन नहीं करते। हमेशा हमारी लीडरशिप ने लेडीज़ को रिस्पेक्ट दी, रिगार्ड दिया, उनके काम को देखते और हमेशा उनको आगे लाने की कोशिश की। तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा ममनून और मशकूर हूँ।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद शादिया रिजवान साहबा से पूछेंगे कि पंजाब की जो सूरत हाल है, हमजा शहबाज शरीफ साहब जो खादमे आला पंजाब हैं, इनके बारे में पूछेंगे कि उनकी क़यादत को किस नज़र से देखती हैं और आने वाले वक्त में पंजाब में क्या क्या तरक्याती के काम होने वाले हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि शादिया रिजवान साहबा से गुफ्तगू जारी है मुस्लिम लीग नून के हवाले से, और हुकूमत जो है इस टाइम मुस्लिम लीग नून की है। 4 साल अपोजिशन में रहने के बाद 1 साल के लिए इनको हुकूमत मिली है। पूछेंगे कि अभी जो पंजाब में शहबाज शरीफ साहब के बाद हमजा शहबाज साहब ने वज़ीर आला का कलमदान संभाला है, और इससे पहले वो पंजाब में अपोजिशन लीडर के तौर पर भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। पूछेंगे कि आप तय मैडम कि आप क्या समझती हैं कि जैसे हमजा शहबाज साहब पंजाब में अच्छे अपोजिशन लीडर साबित हुए थे, ऐसे अच्छे वज़ीर आला भी साबित हो सकेंगे इंशाअल्लाह। और हमें यकीन और उम्मीद है जिस बाप के वो फ़र्जंद हैं, अपने बाप को जो जिस तरह उन्होंने CM पंजाब बने थे, जिस तरह उन्होंने पूरे पंजाब को जिस तरह उन्होंने संभाला, तो फोकस करते आए थे, देखते आए थे। और जिस तरह मैं अभी बताती चलूँ कि अवामी मसाइल पे बात करती चलूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा जिस तरह डेंगू बड़े अरूज पे आया था, अवाम की इतनी लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में अमवात हुई थी, और बड़ा मुश्किल टाइम था उस टाइम भी कि एक मच्छर की सूरत में अवाम बड़ी कशमकश और बीमार, और इस टाइप की क्रूशल टाइम की सूरत में उसने वो टाइम देखा था। और उसके बाद पोलियो टीम जिस तरह हमारी शहबाज शरीफ की क़यादत में, जिस तरह उनकी सर्च, जिस तरह उन्होंने इस चीज़ को आगे एक फ्रंट लाइन पे करते हुए जिस तरह लोगों को मोटिवेट किया, जिस तरह गाइडलाइन दी, जिस तरह इस इशू पे बाकायदा इस इशू पे आगे फोकस करते हुए इस मसाइल का हल निकाला, तो इंशाल्लाह वही जज्बा एक बेटा लेके भी आया है, वही जज्बा लेके एक हमारा लीडर हमजा शहबाज भी आया है। और क्योंकि उन्होंने 2-2.5 साल तकरीबन जेल में गुजारे, और उन्होंने इस चीज़ का खमियाजा बड़ी बुरी तरह भुगता, और उनकी छोटी बेटी जो थी अपने बाप से दूर रही। और बड़ी मुश्किल चीज़ होती है जब ये चीज़ लीडरशिप पे जब ये चीज़ होती है। अब ये लास्ट वो कतर अपनी वालिदा से मिलने गए, 3 साल के बाद वो अपनी वालिदा से मिल सके, ये छोटी चीज़ नहीं होती, ये चीज़ आसान नहीं थी। एक इंसान को सिर्फ इस वजह से ज़ाती दुश्मनी, ज़ाती अना का निशाना बनाया गया कि वो CM पंजाब, उस टाइम के CM पंजाब शहबाज शरीफ साहब के फ़र्जंद थे, उनको ज़ाती अना का, ज़ाती दुश्मनी का एलिगेशन बना के, उन पर केस बना के उनको अंदर रखा, अपनी माँ से, अपनी फैमिली से दूर रखा। और लेकिन वो अवाम के मसाइल से किसी तरह भी दूर नहीं थे, उनके दिल में अवाम का दर्द मौजूद था। जिस तरह भी वो दोबारा से एक्टिव हुए, पूरे पंजाब की अवाम की दुआएँ, पूरी पंजाब की अवाम के लोग, पूरे पंजाब के अवाम उनको देख रही है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अवामी मसाइल का हल वो जिस तरह उनके बाप ने किया था, इस तरह वो बेटा भी ज़रूर करेगा। अच्छा, दूसरी तरफ जो हेल्थ के ऊपर मुस्लिम लीग नून क्या काम कर रही है? पंजाब के हॉस्पिटल्स की सूरत हाल, रावलपिंडी के क्या हालात हैं? आपको पता है रावलपिंडी में 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनमें हर वक्त एमरजेंसी की सूरत हाल नाफज होती है, तो क्या समझती हैं कि अदवियात वहाँ पर फ्री मिलना मुमकिन होंगी? मैं इस हॉस्पिटल्स के बारे में जब आपने बात की, तो मैं हनीफ अब्बासी साहब का जिक्र दोबारा यहाँ पे ज़रूर करूँगी कि RIC ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे आवाम के दिल के मसाइल हमेशा हर दम हल हुए, और आवाम के लिए गिफ्ट है, गरीब आवाम के मसाइल। और जब इमरान खान का दौरे हुकूमत आया, तो ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आए, क्योंकि उससे पहले जितने लोग हमारे पास मसाइल लेके आते थे और हमें कॉल करते थे, अपने लीडर को बताते थे, अपने लीडर ने हमारे ऐसे ऐसे हमें वर्कर्स दिए होते जो अवामी मसाइल उनकी दहलीज़ पे हल करते थे। अद्वियात उनको मुफ्त ही, दिल की जो अद्वियात होती हैं और बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, उनका इलाज बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन हनीफ अब्बासी साहब ने उनको हमेशा फोकस किया, हमेशा नज़र रखी उन पर। लेकिन इमरान खान के दौरे हुकूमत का अलमिया ये रहा कि उन्होंने गरीब अवाम से रोटी कपड़ा चीनी चावल दालें तो बहुत दूर की बात है, अद्वियात भी छीन ली। दिल का इलाज कराना मुश्किल हो गया, स्टंट डलवाने मुश्किल हो गया, ऑपरेट कराना मुश्किल हो गया, अद्वियात लेना मुश्किल हो गया। जो अद्वियात RIC में फ्री दी जाती थी, आपको पता है कि बाद जो ऐसे मरीज थे जिनको फ्री दी जाती थी, लेकिन वो भी उनसे छीन ली, जो बहुत ज़्यादा मतलब लो प्रोफाइल गरीब लोग होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते। उन्होंने भी यकीन करें, उन्होंने कहा कि मरना मंजूर है, ये अद्वियात हम बच्चों की रोटी पूरी करें, खाना पूरे करें, घर के किराए पूरे करें, बिजली पूरी करें, कि अद्वियात पूरी करें। उन्होंने मरना मुनासिब समझा, लेकिन इलाज कराना उन्होंने अपने ऊपर लाजिम नहीं समझा। जैसा आपने बड़ी अच्छी बात की कि दिल के हॉस्पिटल की, ये शहबाज शरीफ साहब का और हनीफ अब्बासी साहब का, क्योंकि CM उस टाइम वो थे पंजाब के, ये बहुत बड़ा गिफ्ट था पिंडी की आवाम के लिए। पिंडी नहीं, यहाँ पे रावलपिंडी डिवीज़न से लोग आते हैं,
पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी कहा जाएगा मैं। उसके बाद एक और जो अभी हुकूमत में आते साथ उन्होंने एक 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था यूरोलॉजी हॉस्पिटल का, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हनीफ अब्बासी साहब की तारीफ़ें तो बहुत ज़्यादा हैं, जो करते करते शायद घंटों लग जाएंगे, क्योंकि पिंडी का वो वाहिद लीडर था जिस पे मेरे लीडर शहबाज शीफ साहब ने ट्रस्ट किया, जिसने एक्टिव होकर करके दिखाया। और यकीन करें उसका जो काम करने का अंदाज़ है, मैंने ऐसा अंदाज़ किसी लीडरशिप में नहीं देखा। उनका जो अंदाज़ है काम करने का वो सेम शहबाज शीफ साहब जैसे है। उन्होंने एक शेड्यूल बनाया होता है, उसके मुताबिक वो चलते हैं। उन्होंने पता होता है इस टाइम उन्होंने ये करना है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है। वो एक मिनट उनका आगे पीछे नहीं होता। हम लोग थोड़ा सा टाइम चीप कर जाते हैं, टाइम खा जाते हैं, लेकिन वो शख्स ऐसे स्टैंड बाय खड़ा रह के अपने काम को एक्टिव तरीके से करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भी सुबह 8 बजे ऑफिस। एग्जैक्टली मैं कहती हूँ यही लीडर, यही चीज़ हमें चाहिए थी, यही लीडर हमें चाहिए था। नशई लीडर नहीं चाहिए था जो रात के 3-3 4-4 बजे सोता है, दिन 12 बजे उठता है और आंखें खोल के उसे अवामी मसाइल नज़र नहीं आते। लीडर ये होता है जो सुबह 5 बजे नमाज के बाद अपने अवामी मसाइल के हल करने में निकल पड़ता है। करप्शन इशू पे बात की जाए कि मरियम नवाज साहबा के बारे में तो बड़ा नारे भी लगाए गए, बड़ी चीज़ें भी की गई, आप क्या समझती हैं फरा गोगी के बारे में? गोगी के बारे में भी कुछ थोड़ी सी रोशनी डाल दें। फरा गोगी के बारे में इतना कहना चाहती हूँ, तो अभी तो बड़ा कुछ निकलना है इमरान खान साहब। अभी तो अलीमा बाजी निकली, अभी गोगी निकली, अभी आपकी पिंकी पीरनी निकली, अभी बड़ी ख़वातीन के पीछे जो आपने जो आगे छुपे फिरते थे ना, आप अभी एक्सपोज हो रही हैं, अभी बड़े आप और एक्सपोज होंगे। अभी फरा गोगी के केस बन चुके हैं, इंशाल्लाह वो जब फ्रंट लाइन पे आएंगे। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं वो उसके साथ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, वो साबका खतून अव्वल की दोस्त थी, उसकी वजह से। बड़ी हैरत और बड़ी अफसरदा बात है कि इमरान खान साहब वो लीडर है, जब उनकी बहन के ऊपर इतने एलिगेशन, सिलाई मशीन, पता नहीं उनको कौन कौन से अलकाबात दिए गए, उस टाइम तो इमरान खान साहब ने कोई डिफेंड नहीं किया, अपनी बहन को तो डिफेंड करने सामने लाइन पे आए नहीं कि मेरी अलीमा बाजी ऐसी नहीं है। तो एक बीवी की दोस्त को डिफेंड करने के लिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बड़ी अफसोस की बात है। अब तो हर जलसों में गोफरा गोगी का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब है कोई दाल में काला है। तो अभी सब कुछ निकलने के चक्करों में, अभी देखिए सारा कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होता है। फरा गोगी साहिबा जो कुछ खा के हड़प करके जा चुकी ना, इतनी आसानी से हजम नहीं करने देंगे इनको। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो विग वाला चक्कर है, आपके जो कायद हैं हनीफ अब्बासी साहब, उन्होंने ऐलान किया है कि शेख साहब की विग जो लेके आएगा उसको मैं 50,000 रुपये इनाम दूंगा। इसके बारे में क्या कहना? मैं तो चाहती हूँ 20-25 हज़ार मेरा भी डाले हिस्सा, कोई ऐसा बंदा लाए जो विग उतार के लाए और हम उसको भरपूर इनाम एक बड़ी महफिल की सूरत में दें। ये बहुत छोटी चीज़ है, मैं तो मेरा बस नहीं चलता। हम तो उसको कोई ऐसी जगह जहाँ मिले जहाँ हम उसकी बरसात हम खवातीन विंग के साथ प्रॉपर छतरोल की सूरत में करें। इसके पीछे राज क्या वो बसता है आप लोग उनकी विग के पीछे क्यों? चाहे वो कोई खातून है, चाहे वो कोई मर्द है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे किसी पार्टी का रुकन है, चाहे पार्टी का लीडर है, कोई भी उनकी गंदी जुबान से महफूज नहीं है। वो गंदी जुबान की सियासत करते हैं, उनका ये जवाब बहुत छोटा है। मैं कहती हूँ उससे बड़ा जवाब होना चाहिए। शेख रशीद साहब तो अपने आपको शेर रावलपिंडी कहते हैं। किसने बोला शेर रावलपिंडी कहते हैं? वो शेर रावलपिंडी होते दुम दबा के, आपको याद होगा एक दफ़ा मोटरसाइकिल पे किसी दुम दबा के गलियों में से भागे, तो अभी वो दौर आने वाला है। शेख रशीद शेर रावलपिंडी जो है ना, हनीफ अब्बासी साहब, ये जितने भी हमारे रावलपिंडी के शेर है, एक दफ़ा फ्रंट लाइन पे आने दें, इसको दुम दबा के ऐसे भागेगा आपको नज़र भी नहीं आएगा, यहाँ पे लाल हवेली में भी नज़र नहीं आएगा। नहीं नज़र आएगा। अच्छा, दूसरी तरफ अगर बात की जाए जलसे और रैलियों की, पीटीआई ने पूरे मुल्क में एक जलसों का तूफ़ान बर्पा किया हुआ है और आपकी हुकूमत को उन्होंने टाइम अल्टीमेटम भी दे दिया है, तो क्या समझती हैं कि इनके कहने पे हुकूमत चली जाएगी? मेरे ख्याल में जब मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत आया था तब भी इन्होंने यही हथकंडे अपनाए थे और धरने की सियासत की थी और एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को काम नहीं करने दिया था। अवामी मसाइल हल हो रहे थे, अवाम के मसाइल के ऊपर फोकस हो रहा था और उसी तरह अभी ये दोबारा से ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अभी मेरे ख्याल में जिस तरह शहबाज शीफ साहब ने दौरे इक़्तिदार संभाला है, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो अवाम के मसाइल के ऊपर उनका प्रॉपरली फोकस है। उनको मैं चाहती हूँ कि मसाइल के ऊपर फोकस करने दिया जाए ताकि अवाम के मसाइल हल हों। ये सियासत मत करें, आप ज़ातियात की सियासत मत करें। इमरान खान के पास दौरे हुकूमत में भी उनका टॉपिक जरदारी और नवाज शरीफ बरादरान थे, मरियम नवाज साहिबा थी। अभी भी उतरने के बाद भी उनकी ज़ुबान पे टॉपिक यही है, तो कुछ ऐसा टॉपिक लाएँ जो आपने किया हो, जो आपने डिलीवर किया हो, जो अवामी मसाइल पे आपने फोकस किया हो, जो अवामी मसाइल आपने हल किए हों। ऐसी कोई बात भी जलसों में, धरनों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी मसाइल पे भी फोकस, हमें पता चले आपने कुछ किया है। आपने तो कुछ ऐसा डिलीवर नहीं किया सिवाय क्रिटिसाइज के। 4 साल की
कारकर्दगी वो शो नहीं कर सके। सिवाय गंद उछालने के, सिवाय गंदी बात करने के, सिवाय ओए मैं टैं टैं चैं चैं, बस यही सुन रहे हैं हम, कुछ ऐसा अलग तो कुछ नहीं सुन रहे। तो इसलिए कुछ ऐसा बताएं जो आपने किया हो। अच्छा ये बताएं, जो अभी आपकी हुकूमत के आने के साथ ही एक लोड शेडिंग का तूफ़ान शुरू हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने उस पर नोटिस लिया और उन्होंने शॉर्ट टाइम में लोड शेडिंग ख़त्म की। क्या हम समझती है कि आने वाले दिनों में भी बिजली का जो बहरान है वो ख़त्म रहेगा? जिस तरह 4 साल के दौरे हुकूमत इमरान खान साहब ने अवाम के मसाइल को फोकस नहीं किया था, कुछ भी ऐसा डिलीवर नहीं किया था, अवामी मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। बिजली का बहरान इसलिए आया कि ईंधन नहीं ख़रीदा गया, उस पर आपको पता है जब कर्ज़े इतने हैवी तादाद में लिए गए, अवाम को कुछ भी ऐसी पॉलिसीज़ की सूरत में अवाम को ऐसा कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि जब 2013 के बाद 2013 के इक़्तिदार के बाद अगर आप देखा जाए तो नवाज शरीफ की पॉलिसीज़ उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी। मेट्रो बस, मेट्रो प्रोजेक्ट, ऑरेंज लाइन, मोटरवेज़, ये जिस तरह रावलपिंडी के हॉस्पिटल्स, जितने भी हैवी प्रोजेक्ट है, बिजली के पावर प्रोजेक्ट्स थे, जितने भी महंगाई का कंट्रोल, हर तरह से उन्होंने हर ऑल राउंड उन्होंने कंट्रोल किया था और फोकस किया था। लेकिन इमरान खान साहब ने इतना गंद डाल दिया है ना कि उसको साफ़ करना आसान नहीं है। लेकिन मुझे फ़ख्र और मुझे यकीन है शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह आते ही बिजली की लोड शेडिंग जिस तरह काबू पाया है, इंशाल्लाह वो इसी तरह लगे रहे तो अवामी मसाइल ज़रूर हल होंगे। अवाम हर तरह के मसाइल से अवाम को छुटकारा ज़रूर मिलेगा, सिर्फ बिजली का नहीं, अवाम को महंगाई से भी छुटकारा। अच्छा दूसरी तरफ एक चीज़ मैं देखिए हमने कि 4 साल जब नून लीग की हुकूमत की, उसके बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो ट्रैक जो था वो बंद था। शहबाज शरीफ ने आते 3 दिन के अंदर अंदर उस ट्रैक को बहाल कैसे कराया? इनके पास कोई जिनों की फ़ौज है? जिनों की फ़ौज तो नहीं कह सकते, माशाल्लाह जुनूनी लोग हैं, जुनूनी लोग हैं। मुस्लिम लीग नून एक जुनून है और जुनून जो होता है वो ऐसे ही होता है जो ये काम करने की सूरत में होता है। मेरे लीडरों ने हमेशा डिलीवर किया है, मेरे लीडर हमेशा फोकस करने और अवाम का मसाइल हल करने का जज्बा लेके आते हैं, ना कि सीट के साथ चिपकने आते हैं। तो उन्होंने आके जो मेट्रो प्रोजेक्ट का था ना, मेट्रो बस का प्रोजेक्ट था जो सीधा जा रहा था एयरपोर्ट को, तो वो इसलिए बंद था कि वो वो इमरान खान की ज़ेर नज़र हो गया। उन्होंने जिस तरह इसको साइड लाइन किया, जिस तरह उन्होंने इस पर फोकस नहीं किया, तवज्जो नहीं दी, तो नवाज शरीफ साहब का भाई शहबाज शरीफ साहब वो लीडर है, वो अपने भाई के नक्शे कदम पे चलते हुए अवामी मसाइल का वही जज्बा रखता है। और उन्होंने आते ही उस मसाइल का, अवाम के मसाइल को देखिए आप, आते ही अवाम के मसाइल के फोकस किया, आते ही रमज़ान के महीने में उन्होंने फ्री टिकट अनाउंस किया और पूरे महीने जो रमज़ान का था उनको फ्री उसमें सफ़र करने का मौका मिला। तो ये बड़ी बात होती है। दूसरी तरफ ये जो कहा जा रहा है कि आप लोग जो है वो प्रोजेक्ट हैं PTI के, उसके ऊपर अपनी तख्तियाँ लगा रहे हैं। ये काम इमरान खान साहब की हुकूमत, इमरान खान साहब के जो कारिंदे वही कर सकते हैं। उन्होंने अपने जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स थे, जितने भी हमारे काम थे, उनके ऊपर अपनी तख्तियाँ लगा के शो ये कराया कि हमने किया है। तो ये चीज़ें उनको ज़ेब देती हैं, वही करते रहे, हम ये काम नहीं करते। हम किसी की तख्तियों के ऊपर अपना तख्ती नहीं लगाते, हम अपने कामों की अपनी ओरिजिनल तख्ती लगाएंगे जिसे हम लगाते आए हैं। और मैं फ़ख्र है कि मेरे जो कायदीन हैं उन्होंने हमेशा ओरिजिनल काम करके अपनी तख्ती नाम की लगाई है, किसी की नाम की तख्ती के ऊपर अपनी तख्ती नहीं लगाई। अच्छा दूसरी तरफ आप लोगों के आते साथ, आपकी हुकूमत के आते साथ ही आज महंगा हो गया, क्योंकि अभी आज सीज़न भी जा रहा है, इसके ऊपर आप क्या बात करें? देखिए महंगाई जिस तरह मैं कह रही हूँ, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसका ये आसान नहीं है, अभी चंद हफ्तों की हुकूमत है। ये गंद जो होता है ना, मैंने जिस तरह बताया 4 साल का गंद है, आसान नहीं है। 4 साल का गंद साफ़ करना आसान नहीं है, इस पर थोड़ा टाइम लगेगा। जिस तरह हम लोगों ने, जिस तरह इमरान खान साहब ने बड़े हैवी किस्म के कर्ज़े लिए, जिस तरह उनको डिलीवर नहीं किया, आपको पता है वो अवामी महंगाई जो है वो अवाम इस पर पिसती है। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन और उम्मीद है शहबाज शरीफ साहब इस पर प्रॉपर फोकस, प्रॉपर तवज्जो दे रहे हैं कि आवाम की जो महंगाई है इस पर प्रॉपर फोकस हो, आवाम को महंगाई से रिलीफ मिले, पैकेजेस मिले इंशाल्लाह। अब क्या कह सकते हैं, महंगाई इस हद तक वाकई ना करते हुए बढ़ चुकी है, लेकिन उसका हल आहिस्ता आहिस्ता मुतवक्की है। और मैं चाहती हूँ सबकी दुआएं, सबकी मोटिवेशन, सबकी सपोर्ट साथ हो ताकि हम इस पर हल और काबू पा सकें। मैडम प्रोग्राम के एंड में अपनी लीडरशिप और रावलपिंडी के अवाम, बिलखसूस पंजाब के अवाम के लिए कोई ख़ास मैसेज देना? मैं रावलपिंडी की आवाम, रावलपिंडी की PP 18 के सदर होने के नाते मुझे फ़ख्र है कि मैं रावलपिंडी की लीडरशिप का हिस्सा हूँ, मैं रावलपिंडी की वर्कर हूँ। और मुझे फ़ख्र है कि मेरे ऊपर जो मेरे साया है रावलपिंडी की लीडरशिप का है, जिसमें हनीफ अब्बासी साहब, जिसमें चौधरी तनवीर साहब, जिसमें दानियाल चौधरी साहब, जिसमें सरदार नसीम साहब, जिसमें ज़ियाउल्लाह शाह साहब, जिसमें हाजी परवेज़ साहब, जिसमें मलिक इब्रार साहब, ये जितने वो लीडर्स हैं, इनके लिए, इनके दस्ते साया हम आगे परवान चढ़े, हमने सियासत करना सीखी है। ये लोग हमारे
हमारे गाइडलाइनर हैं, और तारा औरंगज़ेब साहिबा मेरी मेंटोर है, मेरी लीडर है रावलपिंडी की, सीमा जलानी हमारी रावलपिंडी वुमेन की जनरल सेक्रेटरी हैं। ये वो लीडरान मुकाहिदीन हैं जिनकी सपोर्ट और जिनके दस्ते बाजू बन के हम आगे बढ़ना सीख रहे हैं, और अवामी मसाइल पे हमारा फोकस है। और मेरी कोशिश और मेरा मैसेज है कि एक दूसरे के दस्ते बाजू बने, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़े, और रास्ता काटने से कभी भी आपको रास्ता नहीं मिलता, हमेशा रास्ता देने से अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करता है। जितनी आप आसानियाँ बांटेंगे, जितनी आप आसानियाँ देंगे, अल्लाह ताला आपके साथ आसानियाँ देंगे और आपको कामयाबी मिलेगी। तो मेरा ये मैसेज। जी नाज़रीन, जैसा कि प्रोग्राम में हम आज मौजूद थे शादिया रिजवान साहबा के पास, उन्होंने अपनी पार्टी के हवाले से बात की, तरक्याती कामों के हवाले से बात की, मसाइल के हवाले से बात की, अपनी लीडरशिप के हवाले से बात की, और रावलपिंडी की आवाम के मसाइल को किस तरीके से हल किया जाए इसके बारे में बताया। अपने मेज़बान इफ्तिखारी भट्टी को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए मिसाल में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।